गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पे। और जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था कि ज़्यादातर वीडियो मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर दे रही हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको जानकारी दूंगी कि मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो खैर लगता है ज़्यादा टाइम से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर स्टडी कर रहे हैं, तो आज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम वैदिक काल का जो उत्तर और पूर्व वैदिक काल है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन बीच में फिर से हम थोड़ा सा जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर, क्योंकि उससे रिलेटेड अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट को मैंने देखते हुए थोड़ा सा आज टॉपिक चेंज कर दिया है। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आइए हम वैदिक सभ्यता के ऊपर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, और ये भी जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। अत्यंत प्राचीन सिक्के ब्लैंक से पहले अस्तित्व में नहीं थे, तो किससे पूर्व ये अस्तित्व में नहीं थे? तो ये अस्तित्व में नहीं थे, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से पूर्व ये जो सिक्के थे ये अस्तित्व में नहीं थे। और ये प्रश्न आया हुआ है DSSB PGT 2019 में। भारत में सिक्कों की प्राचीनतम 8वीं सदी ईसा पूर्व तक जाती है, तथापि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ही हमें नियमित सिक्के मिलने लगते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 10 राजाओं की लड़ाई ब्लैंक नदी के तट पर हुई थी, तो किस नदी के तट पर हुई थी? उस नदी का हमें यहाँ पे नाम बताना है। तो गैस कर लिया होगा आपने, यहाँ पर हो जाएगा परुष्णी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। DSSB PGT 2019 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। 10 राजाओं की लड़ाई परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें मिलता है। एक तरफ विश्वामित्र सलाहकार थे, दूसरी तरफ ऋषि वशिष्ठ थे। इस युद्ध में समुदाय के भरतों की विजय हुई। तो फ्रेंड्स, आज लाइव क्लास होनी थी, लेकिन लाइव क्लास किसी कारणवश मैं नहीं ला पा रही हूँ, लेकिन वेट करिए, जल्द ही हम मंडे 4 PM लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में 2 वीडियो मैंने लाइव क्लास के दिए हैं, लेकिन बीच में समय अभाव के कारण मैं लाइव क्लास नहीं ला पा रही हूँ। तो वेट करिए कि जल्द ही हम लाइव क्लास की भी शुरुआत कर देंगे। अस्कनी यह किस नदी का प्राचीनतम नाम है? अस्कनी जो नाम दिया गया है ये दिया गया है चिनाब नदी का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया है DSSB PGT 2019 का। अस्कनी चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम है। सॉरी, व्यास का पुराना नाम विपाशा, घग्गर का द्वादती और सरस्वती का चिंतगन प्राचीनतम नाम है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपस में दिए गए दर्शन को उनके रचयिताओं के साथ जोड़ना है, यानी आपस में इसने मैचिंग करना है। तो कौन कौन से दार्शनिक यहाँ पे दर्शन दिए गए हैं? एक तो न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। और इसे आपस में जो सामने स्थापक दिए गए हैं उनसे मैचिंग करना है। तो चलिए मैचिंग करना शुरू करते हैं। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किससे जुड़ेगा? गौतम से। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन हम करेंगे कपिल से। वैशेषिक,
वैशेषिक कहाँ पर हम करेंगे? कर्णाद ऋषि से, लेकिन यहाँ पर वैशेषिक कर्णाद ऋषि यहाँ पर हो जाएगा कर्णाद ऋषि भी बोलते हैं इन्हें। योग दर्शन सभी को पता है पतंजलि से। पूर्व मीमांसा जैमिनी से, और उत्तर मीमांसा हो जाएगा वद नारायण या बाद नारायण से। तो इस तरह से हम सुमेलित कर लेंगे। इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं। न्याय दर्शन गौतम, जैसा कि हमने लगाया है। सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कर्णाद ऋषि से, योग दर्शन पतंजलि से, पूर्व मीमांसा जैमिनी से, और उत्तर मीमांसा बदरायण या बद नारायण से। वा होगा या बा भी लिखते हैं, तो वाद नारायण या बाद नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? वेदांत शब्द का प्रयोग ये होता है उपनिषद के लिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। DSSB PGT 2019 का ये प्रश्न रहा है। वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम कमेंट भी ले लेते हैं, जो कमेंट आपके आए हुए हैं कल तक। तो कल से जो कमेंट आए हुए हैं उन्हें हम यहाँ पे देख लेते हैं। विष्णु जी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, आपने कहा सिर्फ हड़प्पा के ही क्वेश्चन देते हैं टॉपिक के, यानी कि बदलने के लिए बोला था, तो आज से मैंने चेंज किया है। लेकिन ये ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। आप पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दें या नेट का दें या PGT का, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो अभी फ़िलहाल चेंज के लिए मैंने टॉपिक बदल दिया है, लेकिन कुछ समय पश्चात हम फिर से हड़प्पा सभ्यता की स्टडी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। और प्रिया बोध का आया हुआ है, वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू प्रिया। इसके बाद अनुश्री ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका उत्तर भी इनको मिल गया है। मैंने देखा आपका कमेंट, तो नक्शबंदी होगा। आगे तो यहाँ पे बबन जी का भी कमेंट आया है, नाइस लेक्चर, वेलकम बबन जी। तो अब वापस हम अपने क्वेश्चन पर आ गए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में ब्लैंक के लिए अघन्या मरना नहीं चाहिए शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये शब्द का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। DSSB PGT 2019 का प्रश्न रहा है, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये NTA UGC नेट में भी आया हुआ प्रश्न है। तो उस दृष्टि से नेट और DSSB दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। ऋग्वेद में गायों के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है मारना नहीं चाहिए। पुरोहितों के वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठता दी गई थी। संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को ब्लैंक में विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो क्या होगा इसमें उत्तर? गृहस्थ धर्म से संबंधित, इसमें जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ग्रह सूत्र। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। DSSB PGT 2019 का ये प्रश्न रहा है। संकल्पना से मानव को गृहस्थ धर्म से संबंधित इन नीतियों को ग्रह सूत्र में विस्तार पूर्वक दिया गया है। वैदिक काल में ज्योति हुई भूमि के लिए ब्लैंक शब्द का प्रयोग होता था। ज्योति हुई भूमि के लिए क्या शब्द प्रयोग में होता था? तो शब्द का प्रयोग होता था उर्वरा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में ज्योति हुई भूमि के लिए उर्वरा या क्षेत्र शब्द का प्रयोग होता था। उर्वरा और क्षेत्र शब्द का प्रयोग होता था।
तो यहाँ पे आप प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से सुमेलित करने का प्रश्न आया हुआ है। उत्तराय, अधिवास, अजिन और वाप्ता, और इसे आपस में हमें सुमेलित करना है। तो उत्तराय हम कहाँ पर करेंगे? उत्तराय उत्तरीय से। अधिवास, अधिवास हो जाएगा समग्र पोशाक से, ये क्वेश्चन नेट का भी रहा है। अजिन, अजिन शब्द वैराग्यों का वर्ग, और वाप्ता यहां पे हो जाएगा हज्जा या अथवा नापित से। तो ये प्रश्न आया हुआ है DSSB PGT 2019 में। तो एक बार फिर से यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें जो सही उत्तर हमने मैच किया है वो सही है कि नहीं। उत्तराय उत्तरीय, अधिवास समग्र पोशाक, अजिन वैराग्यों का वर्ग, और वाप्ता हज्जाम या नापति, सॉरी नापित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था, इस सिद्धांत का प्रतिपादक रहे हैं। तो इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मैक्स मूलर ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैक्स मूलर। DSSB PGT 2019 का ये प्रश्न रहा है। मैक्स मूलर का ने माना है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ था लेकिन ईरान में हुआ था। तो काफ़ी मैचिंग वाले यहाँ पे प्रश्न आए हैं। हाँ, इनमें बोल रहा है, इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? जो ऋग्वेद है उसमें इन देवी का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तारावती, तारावती का उल्लेख हमें ऋग्वेद में नहीं मिलता है। सीता, उषा, अदिति, इन सभी का उल्लेख हमें, एक मिनट, हाँ, इसमें कहा गया है इनमें से किस देवी का उल्लेख हमें नहीं मिलता है। तो जो उल्लेख हमें मिलता है, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक मिनट में बताती हूँ। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बन जाएगा, तारावती का उल्लेख नहीं मिलता है, सीता का भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है, केवल उषा और अदिति का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो DSSB PGT 2019 का प्रश्न रहा है, सीता तथा तारावती का ऋग्वेद में उल्लेख नहीं मिलता है। तारावती बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा की थी। उषा तथा अदिति का ऋग्वेद में हमें वर्णन मिलता है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में इनमें से कौन से 4 नगर अंततः बचे रहे? 4 नगर नष्ट नहीं हुए, ये बचे रहे, तो वो कौन से नगर हैं? मैं कूट के माध्यम से यहाँ पे उत्तर देना है। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले काशी, एक मिनट, यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे अवंती को, फिर कौशल हो जाएगा, इसके अलावा काशी नहीं होगा, मगध हो जाएगा, और कुरु हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, इसमें अवंती, कौशल, मगध और कुरु हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आया हुआ है DSSB PGT 2019 में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में कौशल, अवंती, कुरु तथा मगध का साक्ष्य मिलता है, अतः यही 4 नगर अंततः बचे रहे का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ हमने टिक भी कर दिया है, अवंती, कौशल, मगध और कुरु। अवंती, कौशल, मगध और कुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः
किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था शल्य चिकित्सा से। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल पीजीटी 2020 का ये प्रश्न रहा है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथ है। इसमें 186 अध्यायों में 1120 रोगों, 700 औषधि पौधों, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोत पर आधारित प्रक्रियाओं तथा 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाग्भट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? तो ये पुस्तक है आयुर्वेद से संबंधित। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल पीजीटी 2020 का ये प्रश्न रहा है। वाग्भट की अष्टांग हृदय में आयुर्वेद के संपूर्ण विषय काय, शल्य, शालक्य आदि 8 अंगों का वर्णन, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, द्रव्य गुण विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत में रचित कृति लेखा पद्धति का क्या विषय है? लेखा पद्धति का क्या विषय रहा है? तो ये विषय रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल का। हिमाचल पीजीटी 2020 का ये प्रश्न रहा है। लेखा पद्धति का संकलन एक अज्ञात लेखक द्वारा किया गया है। यह वास्तविक या नमूने दस्तावेजों का एक संग्रह है। सार्वजनिक लेन देन के लिए उपयोग में प्रशासन भूमि अनुदानों के मसौदे तैयार करने के लिए नियम, बैंकिंग प्रणाली, न्यायिक विवाद इत्यादि का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम भारतीय महाजनपद नहीं था? तो यहाँ पे सभी ने गैस कर लिया होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वर्णगिरी। काशी, वज्जी, कौशल 16 महाजनपदों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा। हिमाचल पीजीटी 2020 का ये प्रश्न रहा है। स्वर्णगिरी प्राचीनतम भारतीय 16 महाजनपदों में नहीं है। स्वर्णगिरी सोने का पर्वत भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसे कनकगिरी भी कहते हैं। स्त्री धन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो सबसे पहले दे रहा है, इसका अर्थ स्त्री की संपत्ति था। सही है। यह मां से पुत्री को हस्तांतरित नहीं होता था। यह भी सही है। तो हमारा उत्तर बन जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। हिमाचल पीजीटी 2020 का ये प्रश्न रहा है। स्त्री धन हिंदू परंपरा से जुड़ा शब्द है। संपत्ति का चरित्र जो कि किसी महिला की संपत्ति है उस स्रोत पर निर्भर करता है जिसे इसे प्राप्त किया गया है। स्त्री धन पर महिला का पूरा अधिकार होता है और वह अपने पति से अलग होने के बाद भी इस पर दावा कर सकती है। फिर से सुमेलित करने का प्रश्न आ गया है। तो वेदांत सूत्र अभी हमने सॉल्व भी किया था। वध नारायण, वैशेषिक सूत्र कर्णाद, योग सूत्र हो जाएगा पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी।
नीचे देख लेते हैं एक बार इसका उत्तर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। वेदांशु वदनारायण, वैशेषिक कर्णाद, योग सूत्र पतंजलि और पूर्व मीमांसा जैमिनी से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो ये योगदान देने वाले थे देवपाल। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2016 का ये प्रश्न रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। उनके लेखों में उसे परम सौगात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेट का आया हुआ इस पर प्रश्न ये बना हुआ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसके लेखों में से परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल की भांति देवपाल भी बौद्ध मता अनुयायी था। धर्मपाल की मृत्यु के बाद देवपाल भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में योगदान दिया था। विक्रमशिला वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्र, विधि, वाद आदि की शिक्षा दी जाती थी। वैदिक धर्म के विषय में असत्य कथन पहचानिए, यानी जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते और साथ ही विश्व देवा के रूप में संयुक्त रूप से है। तो इसमें हमें असत्य की पहचान करनी है और ये जो कथन दिया हुआ है ये सही है। वैदिक देव परिवार में विश्वकर्मा और प्रजापति की उपस्थिति एकेश्वर का प्रमाण है। ये गलत हो रहा है और यही हमारा उत्तर बन जाएगा। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। करेक्ट है। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्ति का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। ये भी करेक्ट है। तो हमारा उत्तर, जैसा कि पहले ही बताया था मैंने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है, यानी इनकरेक्ट है, इसलिए उत्तर बन रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2016 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक धर्म के संदर्भ में असत्य कथन है। वैदिक काल में विश्वकर्मा और प्रजापति, उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल के देवता इंद्र एवं अग्नि के स्थान पर प्रमुख होते थे। इसका मतलब ये नहीं कि यह एकेश्वरवाद का प्रमाण है। वैदिक काल में दो प्रमुख देवता रुद्र यानी पशुओं के देवता व विष्णु लोगों के पालक माने जाते हैं। फिर भी वैदिक कालीन लोग बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वर में विश्वास करते थे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलेंगे प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड्स इस पर हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे, ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मैं एक बार आपको वॉच करा रही हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत तरह के वीडियो, और इन वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या लिंक के माध्यम से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ सर नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।